नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, संसद की कार्रवाई आज दोनों सदनों में स्थगित हुई। मुद्दा परिसीमन को लेकर टी शर्ट का था, लेकिन ये परिसीमन का मुद्दा और इसके समानांतर चल रहा वक्फ बोर्ड का मुद्दा, वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा, ये दोनों मुद्दे नरेंद्र मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। गले की फांस कैसे? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार 2014 और 19 की तरह अपने बूते बहुमत पर रही है। वो सरकार दरअसल नानी फैक्टर के बूते चल रही है। दो बैसाखियां, नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर, उसके बूते चल रही है। तो एक तरफ परिसीमन के मुद्दे से चंद्रबाबू नायडू के सामने अजीबोगरीब परिस्थिति है, क्योंकि वो अपने जनाधार राज्य का सेंटिमेंट इन सब को छोड़ करके, इन सब को कसौटी पर रखकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ परिसीमन कराने के लिए जनगणना भी करानी होगी। जनगणना करानी होगी तो जाति जनगणना का मुद्दा भी आएगा, और जब ये सारी बातें होंगी तो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर नीतीश कुमार का रवैया भी बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू की तरह ही जग जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के रवैये से मेल नहीं खा रहा। तो सवाल यह है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार इस तरह के मामलों को लेकर, चाहे परिसीमन हो और परिसीमन के पहले होने वाली जनगणना हो या फिर वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर ऐसी परिस्थितियों में क्यों घिरती जा रही है जिसमें उसके अपने सहयोगी भी उससे कन्नी काटते हुए नजर आए, उनके सामने व्यवस्था हो जाए कि वो नरेंद्र मोदी सरकार का चाहकर भी बचाव नहीं कर पाए। हालात दरअसल क्या है? और ये नायडू नीतीश के सामने जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, उन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी किस प्रकार से मौजूदा सिस्टम के तहत समाधान निकालकर सरकार को आगे चलाती हुई दिखेगी, ये देखना भी अब काफी दिलचस्प हो चला है। क्योंकि सरकार भले ही बैसाखियों पर है, रवैया अभी वही है, अकेले दम बहुमत वाला। जो एक गांव देहात में कहावत कही जाती है, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई, वही स्थिति कमोबेश मौजूदा दौर में सरकार को चलाने के तौर तरीकों को लेकर दिखाई दे रही है। तो चलते हैं इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए जाने माने पत्रकार और बीबीसी हिंदी के साथ लंबा वक्त बिता चुके समीरात्मज मिश्र जी के पास। समीरात्मज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि संसद में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है वक्फ बोर्ड और परिसीमन को लेकर के, ये नानी फैक्टर को असहज कर रही है। क्या लगता है आपको, मोदी सरकार क्या जानबूझकर उन्हीं एजेंडों को लेकर आ रही है जिससे सहयोगी दल ही असहज हो जाए? और कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी आप बैल मुझे मार वाली स्थिति को न्योता क्यों देगी, जिससे उसकी अपनी ही सरकार खतरे में पड़ती नजर आए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक जी की ये एनडीए में बीजेपी है, वो अभी भी उसी तरह से बिहेव कर रही है जैसे उसके पास पूर्ण बहुमत हो, जबकि बहुमत से बहुत पीछे है। फिर भी वो कर रही है। शुरू में तो थोड़ा बैकफुट पर रही, और जो तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू, जो बड़े उसके सहयोगी जो बैसाखी हैं, उन्होंने काफी कुछ उससे अपनी शर्तें को बुलवाई। लेकिन उसके बाद से दिखाई पड़ रहा है कि धीरे धीरे हावी होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और इन दोनों पार्टियों की स्थिति अब ये हो गई है, चाहे वो नीतीश कुमार हो और चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार तो मान लीजिए चुनाव में जा रहे हैं, वो बहुत सारा बार्गेन करना है उनको। तेलुगु देशम पार्टी के साथ बड़ी अजीब स्थिति है, और अजीब स्थिति उनके समक्ष ये है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी अब उनको चैलेंज कर रही है कि देखो तुम कैसे नहीं हमारे हमारे पद चिन्हों पर चलते हो, मेरा साथ देते हो। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया गठबंधन भी उनको बार बार चुनौती दे रहा है। अभी कल या परसों का उद्धव ठाकरे का आपने बयान देखा होगा, औरंगजेब की कब्र को लेकर जो उन्होंने कहा भाई हम तो कह रहे हैं कि आप कब्र को खोद डालिए, और नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को भी बुला लीजिए, वो भी आकर इस कब्र को खोदे, ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्वामित्व में है, तो आप खोद क्यों नहीं रहे हैं उसको। तो ये इस तरीके से अब विपक्ष भी, ये जो विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन भी, वो भी उनके सामने चुनौती रख रहा है। इन सब के बावजूद जाहिर सी बात है कि बहुत से मुद्दे हैं, चाहे वो माफ कीजिएगा, वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर परिसीमन का मामला हो। तेलुगु देशम पार्टी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि वो उस मीटिंग में जाएंगे जो बुलाई गई है दक्षिण भारत के राज्यों की, उसमें डीएमके की ओर से। लेकिन ये सब ऐसे मुद्दे हैं कि जो इनके
सीधे सीधे इनके अपने वोट बैंक को प्रभावित कर रहे हैं। और बीजेपी अगर इन पर हावी होती गई अपने मुद्दों को लेकर, तो निश्चित तौर पर पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि कहां वो जाएंगी। जेडीयू की बात हम लोग लगातार देख ही रहे हैं, और अगर इस तरह से तेलुगु देशम पार्टी भी उसको लग रहा है कि बीजेपी के लाइन पर अगर वो चल रहे होंगे, तो बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसा कैसे कर रहे हैं। या फिर एक बात ये भी हो सकती है कि इन मुद्दों पर जो हमको लग रहा है कि इन पर सरकार, देखिए वक्फ बोर्ड का वक्फ जो संशोधन विधेयक है, अब वो जेपीसी के बाद आया, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन अभी तक वो सदन में उसको पेश नहीं किया जा पा रहा है जी। तो निश्चित तौर पर सरकार को नहीं अभी भरोसा होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि ये पार्टियां उसके साथ दिखाई पड़ रही हैं कि नहीं दिखाई पड़ रही। तो ये लोग भी किन चीजों के इंतजार में हैं, या हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के आगे एकदम सरेंडर कर दिए हैं, लेकिन अगर वास्तव में वक्फ बोर्ड पर दोनों पार्टियां मौजूदा स्थिति में अगर सपोर्ट कर देती हैं इसको संसद में, तब फिर ये देखा जाएगा, तब ये सोचने वाली बात होगी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही इन दोनों पार्टियों की जो अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगाकर इन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है। अपनी पार्टियों के राजनीतिक करियर का, अपना ही नहीं अपनी पार्टियों का जो राजनीतिक भविष्य है उसको दांव पर लगाकर किस तरह से वो साथ में चले गए, इसके पीछे के कारण तब तलाशने पड़ेंगे। जी, आज बड़ा अजीबोगरीब नजारा समीर आत्मा जी देखने को मिला है जी। मतलब संसद में टी शर्ट पहन करके जब आए डीएमके के लोग, और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, डीएमके के यहाँ चुनाव है और अन्ना द्रमुक जिस तरह से बिखरी हुई है, स्वाभाविक है उसके लिए कोई चुनौती कम से कम इस चुनाव में तो दिखाई नहीं देती। 5 साल बाद अब क्या होगा 2031 में, 26 के चुनाव में तो नहीं दिखती, 31 में क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि लंबे समय तक अपोजिशन का स्पेस खाली नहीं रहता। ये एक सच्चाई है, जनता अपना अपोजिशन चुन लेती। लेकिन 26 में जब चुनौती नहीं है और जिस ढंग से डीएमके ने इसको पुश किया है, भाषा वाले मुद्दों पर तो चंद्रबाबू नायडू ने धीरे से अपना रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन परिसीमन का मुद्दा तो बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जी हाँ, वहां वो रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहे और ढूंढने की जरूरत भी उनको नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कस्में वादे निभाने तो आए नहीं। उनको अकेले अपने बूते राज्य की विधानसभा में 3/4 बहुमत है, 3/4 मेजोरिटी है, कोई जरूरत उनके पास नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू क्या नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं? कारण क्या है कि चंद्रबाबू नायडू अभी तक नायडू के वहां स्टालिन के साथ भी जाने के लिए तैयार है और इधर नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन भी करते रह रहे हैं। कम से कम फिलहाल जिस वक्त हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक तो कर ही रहे हैं। क्या अब जो अभिषेक जी, मुझे चंद्रबाबू नायडू की के बारे में, जहां तक आप सही कह रहे हैं कि उनको तो सपोर्ट की जरूरत नहीं है जिस तरह से नीतीश कुमार का तो मामला वाइस वर्सा है कि यहाँ अगर वो बीजेपी से ले रहे हैं तो बीजेपी को वहां समर्थन दे रहे हैं। नायडू के साथ ऐसी कोई विवशता नहीं है, मजबूरी नहीं है, लेकिन नायडू के साथ नायडू का जो लग रहा है और अभी तक वो दिखाई भी पड़ रहा है कि सरकार के साथ रहने का उनका अपना एक वो कि अपना बहुत सारे फायदे हैं और वो पहले दिन से वो फायदे ले रहे हैं इस सरकार से। लेकिन वही बात फिर से एक बार कहूंगा कि इन फायदों की कीमत पर क्या वो अपनी पार्टी और अपने खुद के राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाएंगे? तो ऐसा लगता नहीं है। जो चंद्रबाबू नायडू इतने कमजोर खिलाड़ी राजनीति के नहीं है, बहुत ही पुराने राजनीतिज्ञ हैं और बहुत सारा दौर उन्होंने देखा है। वो उस दौर में भी सक्रिय राजनीति के थे जब गठबंधनों का दौर था और सरकारें कब बदल रही, कब बदल रही, यूनाइटेड फ्रंट के कन्वेनर भी थे और लोकसभा अध्यक्ष पद की सौदेबाजी करके एनडीए के साथ आए थे। वही मैं कह रहा हूं कि वो आज के पॉलिटिशियन नहीं है। बहुत सारे उन्होंने देखा है गंगा यमुना में कितना पानी बहा है राजनीतिक इस दौर को, तो वो इस तरह से नहीं, उनका ये लग रहा है तो राजनीतिक भविष्य को तो अपने दांव पर नहीं लगाएंगे। उनको लगेगा कि वक्फ बोर्ड का मामला हो और चाहे आप ये परिसीमन का मामला हो, जो सीधे तौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों की जो आशंकाएं हैं अगर उनको देखा जाए तो उनको पूरी तरह से राजनीतिक रूप से वो बिल्कुल इनकैपेबल बना दे रहा है। उसके समर्थन में तो कतई नहीं जाएगा। माफी चाहता हूं। तो और उसी तरह से वक्फ बोर्ड का मामला है, लेकिन वही अगर इनके समर्थन में वो चले जाते हैं तो ये बहुत हैरान करने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है
क्योंकि आप देखिए, पहली बात तो सरकार भी परिसीमन को लेकर भी किससे दक्षिण भारत की सीटें कम होगी, बार बार बयान आ रहे हैं, हालांकि उन बयानों में कोई बहुत मजबूती नहीं दिखाई पड़ रही है। और वक्फ संशोधन विधेयक ये जेपीसी की रिपोर्ट के बाद भी सरकार लाने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रही। तो ये साफ है कि सरकार को समर्थन ये दोनों पार्टियां और खास तौर पर तेलुगु देशम पार्टी तभी तक देगी जब तक उसका कोई राजनीतिक नुकसान नहीं है। राजनीतिक नुकसान जहां उसको दिखाई पड़ा, उसको इनसे अलग हो जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। वो बिल्कुल साफ है कि मुझे लग रहा है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, कि वो इनका साथ छोड़ देगी। और यही विवशता दिखाई पड़ रही है कि जिस तरह से एक प्रोएक्टिव होकर लाने की कोशिश की गई, तुरंत जेपीसी बनाई गई, जगदम्बिका पाल ने उसकी रिपोर्ट भी बिना किसी से पूछे बात किए अपना रिपोर्ट भी बना दी। लेकिन बना दी तो आप फिर ले आइए उसको, इसका मतलब कि आप लाने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप ले आए थे और उसको आपको जेपीसी के पास भेजना पड़ा। तो इससे ये साफ समझा जा सकता है नीतीश कुमार की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि उनको विधानसभा चुनाव तत्काल लड़ना है और बीजेपी के साथ लड़ना है, या फिर दूसरे गठबंधन के, लेकिन अभी तक तो बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की स्थिति बिल्कुल अलग है। वो कतई नहीं समर्थन करने जा रहे हैं इस वक्फ संशोधन विधेयक का, क्योंकि उनको राजनीतिक रूप से नुकसान है और उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि वो अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगाकर वो बीजेपी का सपोर्ट करे, सरकार का सपोर्ट करे। तो सरकार का वो समर्थन तभी तक करते रहेंगे जब तक उनका समर्थन उनके अपने राज्य की समीरात्मक जी एक बात बताइए, दुनिया जो है कोई जाके अंतरिक्ष में 286 दिन बिता के आ रहा है, कोई ड्यूरेबल बैटरी उधर चाइना बना रहा है, कहीं कुछ, पूरी दुनिया में इनोवेशन पर जोर है। और हम अपने यहाँ देख रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। हम जाकर के कब 400 साल पुराने, दुनिया 40, 50, 100 साल आगे देख रही है, हम 400 साल पुराने की कब्र में लगे हुए हैं। और ऊपर से देखिए सरकार की स्थिति देखिए, और आम जनता का भी मिजाज आप देखिए, कुछ हद तक, सबका नहीं, कुछ लोगों का, कि उनको इसी में मजा आ रहा है। ये बताइए कि क्या कारण है कि ये सरकार जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे ना आम आदमी को फायदा होना है, ना देश की जीडीपी को फायदा होना है, ना अर्थव्यवस्था को फायदा होना है। ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा, तो ये परिसीमन को लेकर मुद्दा, ये अंततः इससे कोई फायदा आम जनता को नहीं है। सवाल ये है कि जानबूझकर ऐसे ही मुद्दों में लोगों को क्यों उलझाना चाहती है? अभिषेक जी, इस सरकार की, यानी जो मौजूदा सरकार है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, जो भी कहिए, हम बीजेपी की ही सरकार उसको एक तरह से कह रहे हैं। 10 साल तो बीजेपी की ही सरकार रही, अब एनडीए की सरकार भले दिखाई पड़ रही हो, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। अगर मुझसे कोई पूछे, मैं हमेशा कहता हूं, पूछे क्या, कई बार ये पूछा जाता है बातचीत के दौरान, मैं ये कहता हूं कि उस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अपने एक ऐसा उसने अपना समर्थक वर्ग तैयार किया है जिसको आप कह दीजिए कि सामने बैठे हुए ये समीर अहमद मिश्र नहीं है, ये अभिषेक कुमार है, तो कह देगा बिल्कुल ये अभिषेक कुमार है, और आपको बता देगा समीर अहमद मिश्र। तो ये समर्थक वर्ग उन्होंने, जिसको आजकल बोलचाल की भाषा में अंधभक्त कहा जाता है, हम लोगों ने अपने जीवन में इस तरह से किसी पार्टी के प्रति पागलपन नहीं देखा है। हम बहुत छोटे थे, इंदिरा गांधी की जब की हत्या हुई थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी को लेकर और इंदिरा गांधी के मरने को लेकर वो संवेदना जरूर देखी थी। छोटे थे, लेकिन इतना ध्यान है कि बहुत सारे लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले थे, रो रहे थे, लेकिन वो एक अलग बात थी। इसमें यह है कि ऐसा लोगों के दिमाग को इस तरीके से पंगु कर दिया गया है कि वो और कुछ नहीं सोच सकता है, उसको अगर वहां से कह दिया गया। अब आप ये देखिए, प्रधानमंत्री के मतलब कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सरकार से मांग की जा रही है कि आप इस पर बोलिए, इस पर बोलिए। डोनाल्ड ट्रंप रोज का रोज भारत के खिलाफ बयान देते चले जा रहे हैं, टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब मणिपुर पर बोलिए, और प्रधानमंत्री जी जब संसद में आते हैं देश विदेश घूमकर, तो क्या कहते हैं कि गजब का कुंभ हुआ भाई, मजा आ गया ना। आप ये देखिए, और इसको स्वीकार किया जा रहा है। अब इसके बारे में जब आप उस वर्ग से बात करिए तो कह रहा है बहुत बढ़िया किया, इन लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी बने हुए। ये इस तरह के जवाब आते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक ऐसा वर्ग तैयार कर लिया है उन्होंने। अदरवाइज मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं, शायद बातचीत के दौरान कई बार बताया हूं कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना के समय में
सरकारी मशीनरी, अस्पतालों की खराबी, अस्पतालों की बदइंतजामी की वजह से अपने कई परिजनों को खो दिया। जी। लेकिन जब साल भर के बाद उनसे आप मिलिए तो उनका ही कहना था, ऐसे लोगों का कहना था कि कोई दूसरी भी सरकार होती तो क्या कर लेती। यही बयान बताइए। दिया गया था ना सरकारों की तरफ से। तो ये एक ऐसा जी। वर्ग है जिसने तैयार कर लिया है कि उसको इन तरह की चीजों में घुमा दो, जबकि फंसाए रखो, समीरात्मक जी, ये वही औरंगजेब जी देश है, को मैं याद बुलवा दिला डालो। दूं, जी मेरे घर में एक पुरानी इंडिया टुडे पड़ी हुई है, हम लोगों के जी होशो हवास के पहले की। जी उसके कवर पे लिखा हुआ है बोफोर्स बैकफायर्स। और वो स्टोरी हम लोग सुनते हैं कि गांव-गांव में उसको प्रचारित किया गया कि अरे बाप! ऐसा हाँ तोप राजीव गांधी खरीद के लाए हैं जो बैकफायर यानी पीछे की तरफ ही उल्टा गोला फेंकता है, अपने ही जवानों को मार देगा। इस तरह की अफवाह पर लोग भरोसा कर ले रहे थे, बताइए। मतलब बोफोर्स बैकफायर का मतलब आप समझ रहे हैं कि अंग्रेजी में बैकफायर का मतलब क्या होता है। ये मुद्दा हाँ जो है बैकफायर कर रहा है ये कांग्रेस के लिए, इस जी मुद्दे हाँ। और लोगों ने तोप की। तो आप, ये देश उस तरह से रहा है कि लोग इस तरह की अफवाह पर भी भरोसा कर लेते थे। लेकिन आज देखिए फिर भी औरंगजेब अभिषेक ने जी, क्या किया, मैं औरंगजेब ने कह, क्या किया, वो एक देख रहे हैं, सेकंड। वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, आज अर्थव्यवस्था डूब रही है मोदी के राज में, मैं वही वो कह रहा लोग हूँ देखते हुए भी चुप है। अभिषेक जी, 84, 85, 83 की बात जिस समय बोफोर्स का मुद्दा था, उस समय तो एक बार हम्म, हम मान भी सकते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, तब इतनी हम्म, लिटरेसी भी नहीं थी, कम पढ़े लिखे लोग थे, हालांकि इतना हम्म, पढ़े लिखे तब भी थे, मान लीजिए कुछ लोगों। जी। आज की स्थिति में आप देख लीजिए, और ये जो हम बातें कर रहे हैं, एक अंधभक्त वर्ग जो तैयार हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि हमारे आपके हक तरह हमसे आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, वो लोग इस हम्म, तरह की बातें करते हैं। हम्म, तो उसी का फायदा उठाकर इनको, इनसे कोई ये सवाल नहीं पूछ सकता है कि आप जो है बिना बुलावे के अमेरिका पहुंच जा रहे हैं, वहां हम्म, पर ट्रंप आपके सामने कह रहा है कि हम इतना टैरिफ बढ़ा रहे हैं, और भारत तैयार हो गया है कि हमसे और ज्यादा इक्विपमेंट खरीदेगा वो डिफेंस का, और हम्म, आप मुंह बनाकर वहां खड़े होकर देख रहे हैं, उस पर आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो ये वही खूबी है, वही काबिलियत है, इन्होंने ऐसा वर्ग तैयार किया है जो इनसे सवाल नहीं पूछेगा, ये जो कह देंगे वो मान लेगा। और हम्म, इन सब के बाद भी ये कहेंगे आपके अपने नागरिकों को कितनी बेइज्जती के साथ, अमानवीयता के साथ भेजा जा रहा है। आपने जी। सुना किसी को इस तरह इस पर सवाल करते हुए? तो नहीं। इनकी ये खूबी है, तो इन्होंने मुद्दों को इधर उधर घुमाने की कला आती है। ये अलग बात है कि इसमें कुछ उल्टे दांव पड़ने लगे हैं, और यही बहुत हम्म, उल्टा दांव पड़ गया था लोकसभा चुनाव में, और भी कई हम्म, बार पड़े हैं, पड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा वर्ग इन्होंने अभी भी वो तैयार बैठा हुआ है कि ये जो कह देंगे उसी में रहेगा, और मुद्दों से दिमाग हटाने के लिए इस तरह की चीजें लाई जाएंगी। हम्म, यही पिछले 10 साल से हो रहा है। लेकिन हाँ, यहां पर जब ऐसी कोई स्थिति आएगी जिसमें जो बैसाखी बनी पार्टियां हैं, उनको अपना खतरा दिखाई पड़ेगा, तब फिर वो अपनी अपने राजनीतिक अस्तित्व को दांव पर लगाने नहीं जा रही हैं, जहां तक हमें लग रहा है। उनको यही भी ये एक पता सवाल है उठता कि है हुकूमत की समीरात्मक जी, सरकार है। जी यही एक सवाल और उठता है। नीतीश कुमार के बारे में सर्वविदित है कि विधानसभा चुनाव में जिसके साथ उनकी बार्गेनिंग बेहतर होगी सीटों के मामले में, उसके साथ लड़ लेंगे, वेदर इट इज आरजेडी और बीजेपी, जो भी हो। फिलहाल बीजेपी के साथ है तो उम्मीद की जा रही है कि उसी के साथ लड़ लेंगे, बार्गेनिंग वही बेहतर होगी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं है, जो पार्टी उनसे छोटी होगी उसके साथ सरकार चलाने चले जाएंगे। 122 का नंबर तो पूरा हो ही जाएगा आरजेडी या बीजेपी किसी के साथ मिलकर। जो जेडीयू से छोटी होगी उसके साथ सरकार चलाने में उनको स्मूथ गवर्नेंस में फायदा होगा। जैसे 15 में आरजेडी बड़ी हो गई तो छोटी पार्टी बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन 20 से 25 में दिक्कतें हुई क्योंकि सबसे छोटी तीनों में वही थे। हम्म लेकिन अभी का तो गणित क्लियर है। तो बीजेपी क्या यही कोई, अच्छा हाँ, चंद्रबाबू नायडू की स्थिति यह है कि चंद्रबाबू नायडू जब नीतीश कुमार छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो रुकेंगे। हम्म सवाल हम्म। यह है कि क्या बीजेपी नायडू नीतीश के रहते ही तमाम बड़े काम कर लेना चाहती है? उसे भी पता है कि सरकार को 5 साल चला पाना बड़ा मुश्किल काम है। जी हाँ, यही यही उसका खेल है, उसकी चाल है कि ऐसा कर ले। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि दो ऐसे बड़े राजनीतिक घाक, घाक का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत धुर हम्म, राजनीतिक लोगों के हम्म, पल्ले पड़े हुए हैं, जिनको अब पता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी, वो मजबूती अब उनमें नहीं है,
कि जब चाहेंगे तो ईडी सीबीआई भेज देंगे। अब ईडी सीबीआई वाले भी जाने से कतराने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी अब उनको फटकार मिलने लगी है। ईडी सीबीआई वाले अब जिसके यहाँ छापे मारने जाते हैं उसके यहाँ मैसेज भी भेज देते हैं कि आपके यहाँ छापा पड़ रहा है। तो वो स्थिति अब बदल गई है। इसीलिए ये तो सोच रहे हैं कि हम फटाफट अपना काम, अपना एजेंडा पूरा कर लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, बस सरकार चलाओ चुपचाप जैसे चलती। आप इसमें संविधान संशोधन लायक आप बहुमत आपके पास नहीं है तो आप उसकी इच्छा भी मत पालो। जितना आप डिजर्व कर रहे हो बस उतनी इच्छा पालो। हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए जो हमारी डिमांड है आप उसको पूरी करते जाओ, हम आपको सरकार चलाने देते रहेंगे। यही टसल चल रही है। इनके बीच में लगता नहीं है कि जो इनके अपने एजेंडे वाले मुद्दे हैं उनको वो जो बिल है उसको ये पास करा पाएंगे, उसकी स्थिति हमें नहीं लग रही। समीरात्मक जी, जिनसे इनको राजनीतिक नुकसान होने वाला होगा टीडीपी और जेडीयू। समीरात्मक जी, थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 240 सीटें इनको है, कमोबेश इतनी ही सीटें आई थी लगभग। नरसिम्हा राव जो घिसटती हुई सरकार बनाए थे 240 के आसपास ही जीत करके आए थे। उनको अपनी सरकार को चलाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े और बाद में मामला कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट ने सजा तक दे दी थी। और तो और 5 साल तक कोई सांसद उनको ये दिक्कत पैदा ना करे, सरकार को चलते रहने दे। सांसदों के लिए फंड की व्यवस्था करनी पड़ी, 1-1 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था। एक साल में काम कराने के लिए सांसद लोग खाली न बैठे, क्षेत्र में कुछ एमपी लैड शुरू कर दिया ताकि सरकार के स्मूथ रनिंग के लिए, गवर्नमेंट की स्मूथ रनिंग के लिए, लोकसभा को 5 साल तक घिसटने के लिए सांसदों को खुश करके रखना जरूरी था, सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। तो एक नया फॉर्मूला उन्होंने इजाद कर लिया था। इस सरकार में इतना अट्ठाहस किस बुते है कि उस संख्या, वो सरकार तो चिरौरी कर रही थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विरोध ना करे तो अयोध्या को खाली छोड़ दिया गया, आपने देखा था, ये अयोध्या को खाली छोड़ दिया गया एक तरह से, जो हुआ 6 दिसंबर 92 को। फिर उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, जनता दल के लोग धीरे धीरे टूटते चले गए। फिर उसके बाद आप देखिए किस तरह से एक एक पार्टी से झारखंड के जेएमएम का समर्थन लिया गया, तो कथित तौर पर तो पैसे भी दिए गए। और उसके आगे देखिए झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद भी बनाया गया, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष शिबू सोरेन और सूरज मंडल को बनाया गया था। ठीक इसी तरह से आप देखिए उत्तर प्रदेश में सपा बसपा सरकारें उनकी बनती रही, छोटे छोटे दलों के साथ समझौते होते रहे, जयललिता का भी समर्थन था, सरकार खींची जाती रही 5 साल तक। सेम यही स्थिति इनके साथ है, मोदी जी के साथ। लेकिन यहां तो दूसरा रवैया दिख रहा है कि नहीं भाई, हम नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए, हम मानेंगे नहीं। जैसे आप देखते थे ना कि कोई बैट्समैन है जी, उसको पता है कि ऑफ स्टंप पर हम बार बार आउट हो रहे हैं, हमारा रिफ्लेक्स कमजोर हो गया है, फिर जाकर के वो गलती कर देता है, फिर जाकर के बैट सटा देता है बॉल में, अंत में टीम से निकाला जाता है। वो स्थिति इस सरकार की है कि नहीं, हम तो मानने से रहे। तो क्या ये आदत में शुमार है 2001 से 2024 तक के, क्योंकि अब 23 साल लंबा वक्त होता है, तो 23 साल तक यही काम करते रहे गुजरात से दिल्ली तक कि किसी की नहीं सुनेंगे, तो अब सुनने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत वह देखिए, बहुत दिक्कतें आ तो रही है, लेकिन वो अभी वो सतह पर नहीं दिखाई पड़ी है, इसलिए कि चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, उनकी ओर से कोई स्पष्ट रूप से किसी बात पर विरोध नहीं दिखाई पड़ा है। हाँ, जहां विरोध दिखाई पड़ा है उस मुद्दे पर सलटाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये दिखाई तब पड़ेगा जब ये वक्फ संशोधन विधेयक, खास तौर पर इसी की बात मैं कर रहा हूं, इसको लेकर ये चले आएंगे और जब इसको पारित करा लेंगे। अभी तक की स्थिति, अब मुझे नहीं लग रहा है कि हालांकि अभी समय है, 4 अप्रैल तक है ये सत्र, इसमें ये ले आएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है कि टीडीपी और जेडीयू दोनों की तरफ से इनको कोई बहुत ऐसा आश्वासन मिला नहीं है ये पारित करा ले जाएंगे। जेडीयू से मान लीजिए कि उनके कुछ सांसदों को तोड़ भी ले, अपनी तरफ कर भी ले, टीडीपी की ओर से इस तरह का इनको संकेत कहीं से नहीं मिला हुआ है, और यही बड़ा डर है कि इसको हम कैसे पारित करा पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात कि अगर इसको पारित करा लेते हैं, यही लिटमस टेस्ट होगा, तो ये मान लिया जाएगा कि मोदी जी की यहाँ पे जीत हो गई, इन्होंने अपने हिसाब से दोनों पार्टियों को मैनेज कर लिया। और नहीं ये बिल आ रहा है तो ये साफ है कि ये दोनों पार्टियां इनको आंख दिखा रही हैं, इनकी बातों के आगे, या कह लीजिए इनकी धमकियों के आगे कहीं वो झुकते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है, और इन्हीं को मनोबल करनी पड़ रही है। समीरात्मक जी, आप चूंकि टेक्निकल चीजों को भी समझते हैं, वक्फ संशोधन बिल एक ऑर्डिनरी बिल है। अगर ये बिल गिर भी जाता है सदन में तो सरकार
हालांकि आमतौर पर ऑर्डिनरी बिल भी गिरता है तो सरकारें इस्तीफा दे देती है नैतिक आधार पर, लेकिन संवैधानिक बाध्यता जो है मनी बिल पर ही होती है, हाँ। ऑर्डिनरी बिल पर नहीं होती है। ये सरकार परंपरा से चलने वाली है नहीं। क्या आपको लगता है सरकार की ये कोशिश तो नहीं है कि वक्फ के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए और फिर जनता के बीच जाके कहा जाए कि हमें स्पष्ट बहुमत दीजिए, सब काम करने हैं हाँ बीच जी में? हाँ, ये तो है ही, ये निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा मुद्दा। अदरवाइज अगर इनको इतनी उससे चाहत थी कि लाने की इच्छा थी तो दो दो टर्म इन्होंने पूर्ण बहुमत का अपना हम्म, चलाया है, उसमें भी ला जी, सकते थे। और इसकी बात तो बहुत पहले से हो रही है, कोई नई बात हाँ, भी नहीं थी। लेकिन ये ला ही इसीलिए रहे कि अभी हमारे पास क्या मुद्दा है। अगर आगे चुनाव में आप प्रकाश आंबेडकर की वो बात भी याद करिए जो 2 दिन पहले उन्होंने कही है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा है हाँ, कि इनके लिए औरंगजेब ही बड़ा मुद्दा होगा और 2026 में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। अब उन्होंने किस आधार पर कहा ये उनका अपना कैलकुलेशन होगा, लेकिन जी, यह सही बात है कि आने वाले चुनाव में भी और अगर मध्यावधि चुनाव की स्थिति आती है तो ये यही मुद्दा लेकर जाएंगे कि देखिए हम तो ये सारी चीजें करना चाह रहे थे लेकिन हम्म, हमारे पास बहुमत नहीं था, और जब बहुमत था तो हमने ये कर दिया, मंदिर बनवा दिया, 370 ला दिया। कहने के लिए ये चीजें हैं ही उनके पास। तो ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी एक चाल है, कोशिश है जिसमें आगे वो बढ़ रहे हैं। उनकी समीरात्मक जी, आप दिलचस्पी जो तो बात बता रहे हैं, उनकी आप दिलचस्पी इसको पास कराने में नहीं है, इसको एजेंडा और मुद्दा बनाने में ज्यादा है। आप जो बात बता रहे हैं, बीजेपी के एक बड़े नेता आजकल तो किनारे हैं, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने मुझे एक रोचक वाकया सुनाया था। जो बात आप कह रहे हैं हम्म। कि जब आडवाणी की गिरफ्तारी हुई समस्तीपुर में, जी। सरकार कुर्बान होने जा रही थी, तो उस वक्त जनता दल के लोग बड़े खुश थे सरकार गिरा के कि कोई सरकार तो बनेगी, अगर नहीं तो यही केयर टेकर सरकार चुनाव कराएगी और मंडल की आंधी में एक हम्म। लार्जर बैकवर्ड यूनिटी के साथ हम 2/3 मेजोरिटी में आ जाएंगे रामो वामो। हाँ। उसके बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों के लोगों के हाथ पांव फूले थे कि फ्लोर टेस्ट के पहले ही हाथ पांव फूले हुए थे कि अरे भाई कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनवाओ जल्दी से केंद्र में। हम्म। इसके रहते, राजा के रहते चुनाव हुआ तो फिर सब बेरोजगार हो जाओगे 10-20 साल के लिए। हम्म। ये ये डर था, लेकिन तब जाकर के स्टॉप गैप अरेंजमेंट वाली 8-9 महीने वाली सरकार जो बनी थी, 8-9 महीने लोकसभा चुनाव टालने के लिए एक सरकार हाँ। बनाई गई थी। आज की स्थिति देख करके कि वक्फ के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए, औरंगजेब के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए और फिर चुनाव में जाकर के एक व्यापक बहुसंख्यक एकता की कोशिशों की तरफ तो मोदी सरकार नहीं बढ़ रही है। वही मैं कह रहा हूं, उसी तरफ बढ़ रही है मैंने आखिर में यही कहा, आपने शायद उसको सुना नहीं, कि हम्म, वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराना उनका उनकी बहुत दिलचस्पी नहीं है। उसको हम्म, एक मुद्दा बना देना, और अगर कि उसको पास नहीं करा पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, तो आगे चलकर कि ये देखिए आपने बहुमत नहीं दिया, थोड़ा सा कम रखा तो हम ये नहीं करा पाए, हम और सारे हम्म, काम नहीं करा पाए और बहुत सारे काम हमने करा लिए। तो ये बिल्कुल हम्म, सही बात है कि अगर चाहे मध्यावधि चुनाव में जाना पड़े, जिसकी संभावना हम्म, से इनकार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास जी, 21 सांसद कम है तो ये कभी भी दिक्कत आ सकती है। हम्म, तो अपना उनका जो मजबूत एजेंडा है, और यही कारण है कि जेडीयू या टीडीपी इस मुद्दे पर इनके साथ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब हम्म, वो चुनाव में जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि भाई आप तो उसी के लिए, जब वही आपको करना है तो फिर हम उन्हीं को वोट दें, आपको क्यों दें। हम्म, तो जी, उनके लिए उसी की एक अलग एंगल से दिक्कत है, और बीजेपी के हम्म, लिए एक अलग एंगल से उसकी अपनी सोच है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर ये जो बिल है इसको बार बार इस पर जेपीसी भी बना देना, ये कर देना, हम्म, यानी उस मुद्दे को जीवित रखना, ये हम्म, बीजेपी चाहती है। और उसमें ये दबाव डाल रही है, इतना वो भी नहीं कि हाँ आप करवाओ या ना करवाओ, उसका यही है कि इसको लेकर जिस दिन हम चुनाव में चले गए तो यही हम बताएंगे कि हम कर नहीं पाए और हम करना चाह रहे थे। तो ये जी। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण आखिरी बात सवाल समीरात्मक जी, है। क्या लगता है नायडू और नीतीश का धैर्य इस सरकार के साथ क्या बिहार चुनाव तक टिकेगा? या इस सवाल को घुमा फिरा कर पूछने की बजाय सीधे ही पूछ लेते हैं, क्या इस सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार, क्या बिहार चुनाव तक मोदी चलाना चाहते हैं केंद्र सरकार को और इस तरह के मुद्दे उठाकर, या जुलाई अगस्त में भंग करके ये नवंबर में जाड़े के दिनों में, ताकि ज्यादातर लोग जो बीजेपी के वोटर हैं, सुकुमार लोग जो जल्दी नहीं निकलते हैं तो 240 पे गर्मी में अटकना पड़ता है, ये नवंबर में चले जाएंगे बिहार के साथ ही? देखिए अभिषेक जी, इसमें एक बात ये कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी बिहार में जिस तरह से चल रही है,
अभी तक जो कर रही है, नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित कर रही है। आज ही मैं आपको बता रहा हूं, आज ही एक पता चला है कि नीतीश कुमार अंदर खाने दूसरी तैयारी कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए। मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं वो सही आप कह रहे हैं, वो भी देखिए राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो भी अपने खेल जारी रखे हुए हैं। लेकिन बीजेपी का आप देखिए, वो जिस ट्रैक पर वो चल रही है, इनको घोषित नहीं कर रही, और ये इसी इंतजार में एनडीए के साथ बने हुए, आते आते धीरे धीरे इनको घोषित नहीं करेगी। ये एक नाथ शिंदे की तरह कह देंगे कि हाँ हम इन्हीं के उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, यही हमारे मुख्यमंत्री हैं, बाद में कहेंगे उस पाले में चले जाएंगे। आप तो सुनिए, तो उसके बाद उस वाले इनको लेने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे? इनकी पार्टी के अपने कितने लोग हैं जो किसके साथ हैं? नीतीश के साथ है, आरजेडी के साथ है कि बीजेपी के साथ है, किसको पता है? आप बेहतर जान रहे हैं। तो बीजेपी नीतीश कुमार को उसी स्थिति में लाकर छोड़ देना चाहती है कि ये न इधर के रहे और न उधर के रहे, और उसके बाद कहेगी कि इतना देखिए सरकार को अपने हिसाब से चला रहे थे, इतनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई, ये सारी चीजें हो गई, इसमें हमारी क्या थी, हमारी बातें ही नहीं सुनते थे। पूरी सिंपैथी लेकर वो चुनाव में उतरेगी, और ये छोड़ भी देंगे उसका साथ तो उसको बहुत नुकसान उसका होने वाला नहीं है। और दूसरी ओर नीतीश कुमार को इन सब के बाद इंडिया गठबंधन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्यों कर लेगा? मुझे नहीं लगता कि उसका कोई कारण रहेगा, क्योंकि तब नीतीश कुमार के अपने लोग भी कितने उनके साथ रह पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अब एक चीज समीरात्मक जी बता दें, ये बात आपकी आशंका बिल्कुल सही है कि कितने लोग अपने साथ रहेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में कोई दूसरा नेता ही नहीं है। पिछले 20 साल से पोस्ट जॉर्ज फर्नांडिस कोई नेता ही नहीं है। जो भी वोट नीतीश कुमार की पार्टी को मिलते हैं वो नीतीश कुमार के ही चेहरे पर मिलते हैं। तो नेता रहे या कार्यकर्ता रहे, वो स्थिति वही है कि चाहे वो पार्टी सिकुड़े या बड़ी हो, उसके पास जो वोट आएंगे वो राजद के पास एक वोट बैंक है, भाजपा के पास एक वोट बैंक है। उस वोट बैंक के साथ नीतीश कुमार का चेहरा लग जाता है तो वोटर क्लब हो जाते हैं, और वो वोटर बस वही जानते हैं कि हमारा नेता नीतीश कुमार है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो चाहे गठबंधन XYZ कुछ भी हो, पाला इधर का हो पाला उधर का हो, वो खेल खेलते रहे। लेकिन वक्फ वाला मुद्दा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मुद्दा अगर गर्माता है और इस पर नीतीश कुमार यदि सरकार को डिच करने की स्थिति में आते हैं तो स्वाभाविक है चंद्रबाबू नायडू डिच करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या इस मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर शहीद होने की मानसिकता के साथ आगे बढ़ रही है? नहीं, शहीद होने की मानसिकता से वो नहीं बढ़ रही है। आप देखिए, जो आप वोट की बात कर रहे हैं, आप ये भी देखिए ना, वो नीतीश कुमार की पार्टी को ही डैमेज नहीं कर रही है, वो नीतीश कुमार के व्यक्तिगत उनके राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये बातें बार बार कैसे फैलाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो कुछ भी बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये बातें कह कोई दूसरे रहे हैं, लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आप देखते रहिए। आज ही मैं एक तो वाकया अब बताता होगा हूँ क्या जब चुनाव में आप जाएं? समीरात्मक जी एक वाकया बताता हूँ। आपने जो कहा, बीजेपी के ही एक नेता ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक ठाक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की बातें हवा में चल रही है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि जो बातें चल रही है ये ईडब्ल्यूएस में आधी जातियों को 6% में, आधी जातियों को 4% में करो, ये धंधा वही आदमी, क्योंकि आज तक नीतीश कुमार ने यही किया है। आप देखते जाइए, रामविलास पासवान को कमजोर करना था तो उनकी बिरादरी छोड़ के महादलित बना दो, लालू यादव को कमजोर करना था तो डोमिनेंट ओबीसी को छोड़ के ईबीसी को इंपावर्ड कर दो। अब सवर्णों में 2 कैटेगरी की बात तो चल रहा है ईडब्ल्यूएस में। तो ये धंधा जिस दिन करेंगे उस दिन तो बीजेपी का कबाड़ा निकल जाएगा। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर नीतीश कुमार को बीजेपी घेर रही है, और जिस दिन ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेकर के आएंगे तो एक बात मैं आपको बता दूं जी, अगर भाजपा ईडब्ल्यूएस के विभाजन का विरोध करेगी तो भूरा बाल जो बिहार में कहते हैं ना, आपका भी बाल उससे भूरा है, लेकिन जो भूरा बाल कहते हैं उसमें भूरा नाराज हो जाएंगे विरोध करेगी तो, और समर्थन करेगी तो बाल नाराज हो जाएंगे। और ये दोनों फिलहाल बीजेपी के ही वोटर लोग मान करके चलते हैं काफी हद तक, लोगों का ऐसा मानना है, मेरा नहीं है। तो दिक्कत यह है कि जो राजनीतिक खेल अविश्वास के बीच में चल रहा है ना, ये बात कहने का मकसद यही था कि अविश्वास नायडू के यहाँ भी है, अविश्वास नीतीश के यहाँ भी है, और शिंदे के यहाँ तो अविश्वास की पूरी श्रृंखला है, आप देख रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्लाइमैक्स नवंबर तक या उसके पहले भी? अब
देखिए, ये इस क्लाइमेक्स को मैं बिहार के चुनाव से नहीं जोड़ पा रहा हूं अभिषेक जी, क्योंकि बिहार के चुनाव में आपको एक चीज और भी बता दूं कि ये सही बात है कि नीतीश कुमार भी राजनीतिक रूप से अपने दांव पेच, और ये सबसे बड़ा दांव पेच होगा बीजेपी उनको अगर खत्म करने की कोशिश कर रही तो ऐसा दांव चल देंगे कि बिहार में बीजेपी मतलब खत्म तो नहीं हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और ये भी चुनाव हो सकता है ना जीते। लेकिन आप ये देखिए कि मुझे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार और उनकी अपनी पार्टी, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी अब इस स्थिति में जा चुकी है और लोगों के अंदर अब परसेप्शन बन गया है कि आगे इस चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे वो एनडीए के साथ रहे, चाहे वो आरजेडी के साथ। ये परसेप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि आप तेजस्वी के भी जो उसका रुख है उसको भी आप देखिए, क्यों अब वो नीतीश कुमार को बनाएंगे। तो अभी तक जो होता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, गठबंधन चाहे जो रहे, अब इसका उलट आप देखेंगे कि गठबंधन चाहे जो रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। ये अगले चुनाव में होने वाला है और ये परसेप्शन बन चुका है। नहीं तो सीधा बताइए ना, मुद्दा नीतीश कुमार नहीं है, क्योंकि चर्चा मोदी सरकार की स्टेबिलिटी की होती है तो घूम फिर करके नीतीश और नायडू, नानी फैक्टर, नानी पर चला जाता है मुद्दा। उस पर मैं आ रहा हूं, उसी पे बात पर अब आ रहा हूं कि ये मैं बिहार चुनाव से जोड़कर इसको नहीं देख रहा हूं। जो आपने नवंबर क्लाइमेक्स की बात की है, ये क्लाइमेक्स तभी आएगा जब वक्फ बिल पर या ऐसे किसी मुद्दे पर प्रेशराइज किया जाएगा इन दोनों पार्टियों को, और उस स्थिति में जेडीयू रहे या ना रहे, तेलुगु देशम पार्टी मुझे नहीं लगता है कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करने की कोशिशों को देखते हुए भी साथ देगी और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी। तो अब ये समीरात्मा जी, एक छोटा वाकया आपको बताता हूं, इसलिए मैंने क्लाइमेक्स की टाइमिंग की बात की। आप देखिए, करगिल से तो खबर आ रही थी नवंबर 98 से, जब चरवाहे बता रहे थे कि लोग चढ़ गए हैं, ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन बर्फबारी थी उस समय, वहां पे कुछ हो नहीं सकता था, तो जयललिता की धमकियों को बर्दाश्त किया जा रहा था। जैसे ही गर्मी चढ़नी शुरू हुई, अप्रैल का महीना आया, सरकार ने जयललिता के सामने झुकने से साफ साफ मना कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। जबकि वो प्याज के मुद्दे पर कई कई स्टेट गंवा चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि सेना का शौर्य और सीमा की सुरक्षा और राष्ट्रवाद, ये दोनों बड़ी आसानी से चुनावी राष्ट्रवाद के साथ क्लब कर लिए जाते हैं। जब लगा कि अब बर्फ पिघल रही है, अब करगिल में ऑपरेशन भी करना है, तो जयललिता की धमकियों से मुक्त होने के लिए सरकार एडमेंट हो गई। उसके बाद सरकार एक वोट से गिरी, और एक वोट से गिरी और महीने भर के भीतर, मई के महीने में ऑपरेशन करगिल शुरू हो गया, और पूरा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ जो नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी खत्म हो गई। वक्फ बोर्ड का मुद्दा जब हम देख रहे हैं तो यही नजर आ रहा है कि सरकार कोई ऐसी कोशिश तो नहीं कर रही है कि कोई ऐसा माकूल समय चुना जाए, सरकार के दिमाग में हो, जिससे इस देश में कम से कम चुनावी हिंदुत्व के ज्वार को एक बार फिर से ऊपर उठाया जा सके। खैर, ये सवाल बहुत लंबा है, और इस सवाल पर समीरात्मा जी एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि क्या आगे आपको लगता है कि ये सवाल धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा? अभिषेक जी, आप कारगिल छोड़ दीजिए, यही सरकार 2019 में कैसे चुनाव जीत कर आई? पुलवामा की वजह से। अब पुलवामा को लेकर आज तक नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं। विपक्ष अभी भी मांग कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी उस पे बातें हो रही हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये 2019 में चुनाव से पहले कोई सर्वे, आपको भी पता है कि किस स्थिति में एनडीए सरकार उस समय थी। तो इसको और, लेकिन ये भी है कि इस तरह की चीज को आप कितनी बार आजमाएंगे। तो मुझको नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति अभी आने वाली है, और उस पर उसके इंतजार में है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि अब अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार, ये मोदी को भी पता है कि अल्पमत की सरकार वो चला रहे हैं, बहुमत वाली नहीं चला रहे हैं। और जिस दिन अल्पमत की सरकार की उन्होंने शुरुआत की, उनके तेवर उसी दिन बदले हुए दिखाई पड़ गए। आप अमेरिका के तेवर के आगे जिस तरह जो आदमी इतना झुकने को तैयार हो जाए, वो आप अपनी सरकार बचाए रखने के लिए क्या नहीं करेगा। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे अभिषेक जी, जहां तक मैं जान रहा हूं, जिससे उनकी अपनी सरकार पर खतरा है, यानी केंद्र की सरकार पर। तो वो हर तरह से वो हर मांग मानते चले जाएंगे, चाहे वो नायडू की मांग हो या फिर नीतीश कुमार की मांग हो, अपनी सरकार पर खतरा आने नहीं देंगे जल्दी। तो मुझे नहीं लगता कि क्लाइमेक्स इतनी जल्दी आ जाएगा। हाँ, इन्हीं सब के बीच अगर कहीं उनकी अपनी पार्टी से ही कुछ इस तरह की आवाजें उठने लग जाएं, आवाजें अब उठने भी लगी हैं,
अब उसमें भी बदलाव दिखाई पड़ रहा है। उनकी पार्टी भी अब उस तरह से उनके अंध समर्थन में नहीं दिखाई पड़ती है जैसे पहले दिखाई पड़ती। तो जी होने को राजनीति है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो अपनी सरकार बचाने के लिए किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं। चलिए देखिए, सरकार बचाने के लिए किसी स्थिति तक जा सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बचाने के लिए किसी स्थिति तक जा सकती है। वक्फ बोर्ड का मुद्दा तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज की परिसीमन को लेकर जो अंधेरे में लाठी भांजने का काम चल रहा है, परिसीमन के पहले तो जनगणना कराना उसकी पूर्व शर्त है। और जनगणना होगी तो जाति जनगणना होती है कि नहीं होती है, वहां सरकार पहले ही घिरी हुई है। अगर नहीं होती है तो ये सरकार अपने आप समझ लीजिए कि गई, जो माहौल बना हुआ है। होती है तो आरएसएस पूरी तरह से बिखरा, मतलब ये खुद ये सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। तो अब उससे ध्यान बटाने के लिए तो कहीं ये वक्फ बोर्ड नहीं आ रहा है। खैर कुछ भी हो, जनगणना और जाति जनगणना का मुद्दा, चूंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है, तेलंगाना ने आरक्षण बढ़ा दिया और बिहार ने बढ़ाया था, कोर्ट ने क्वैश कर दिया, और ये मुद्दा पीडीए के फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश पहुंच गया, ये मुद्दा दूसरे राज्यों तक जा रहा है। तो सरकार के लिए अभी कई सारे फ्रंट खुलने हैं, और उतने फ्रंट खुलने के पहले क्या वाकई ये सरकार इस तरह की संख्या बल वाली लोकसभा को फेस करना चाहेगी? यही वो सवाल है जहां जरूरत पड़ती है किसी हरकिशन सिंह सुरजीत की, गठबंधन चलाने में दक्ष व्यक्ति की, जहां जरूरत पड़ती है किसी जॉर्ज फर्नांडिस की, गठबंधन चलाने में माहिर आदमी की, और जहां जरूरत पड़ती है सबको साथ लेकर चलने वाली सोनिया गांधी की। वहां शाह नीति या चाणक्य नीति की जरूरत नहीं पड़ती, वहां 56 इंच की छाती की जरूरत नहीं पड़ती, वहां जरूरत पड़ती है गठबंधन की गांठें खोलने की। लेकिन यहाँ गांठें खोलने की बात तो छोड़िए, यहाँ गांठों पर और ज्यादा दूसरी तीसरी गांठें बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त में ये गांठें सरकार की आयु को तय करती हुई दिखाई दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद समीरात्मक जी, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की। नमस्कार।